जिस प्रकार से नतीजों का दिन अब नजदीक आ ही गया है, ईवीएम खुलने वाली है, किस्मत का पिटारा है वो खुलने वाला है। ऐसे में दो दिग्गज नेता प्रदेश के, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे, दोनों ने राज्यपाल से मुलाकात की है। उनकी फोटो काफी चर्चा का विषय, राजनीतिक गलियारों में चर्चा का विषय बना हुआ है। और साथ ही साथ वसुंधरा राजे देवदर्शन यात्रा पे निकल गई है, जयपुर में मोती डूंगरी गणेश मंदिर गई हैं, मेहंदीपुर बालाजी गई हैं। तो इस घटनाक्रम को राजनीतिक जो पंडित हैं कयास लगा रहे हैं कि कहीं न कहीं आत्मविश्वास से लबरेज हैं वसुंधरा राजे, उनको कुछ ऐसा संदेश उनके इंटरनल सर्वे से। आप क्या मानते हैं? देखिए, अशोक गहलोत तो मिले हैं राज्यपाल से, सिटिंग चीफ मिनिस्टर हैं जी, शिष्टाचार मुलाकात कही जा सकती है जी, पर मेरा अनुमान है कि उन्होंने कहा होगा कि अगर वो बड़ी पार्टी उनकी आए जी, तो परंपरा के अनुसार बड़ी पार्टी का निमंत्रण उनको मिले। जी, हो सकता है ऐसा कहा हो सकता ना भी कहा हो, पर जब मिलने गए हैं तो ये तो मौका छोड़ा नहीं होगा उन्होंने कहने का। वसुंधरा राजे भी एक आकलन करने पहुंची, आकलन लेकर के साथ अपने गई हैं, पर वसुंधरा राजे के पास ये क्लैरिटी नहीं है कि भाजपा आलाकमान उनको कोई बागडोर सौंपने जा रहा है मुख्यमंत्री पद की, या बहुमत से कुछ दूर रह जाती है पार्टी तो उनको बहुमत जुटाने का काम देने जा रहा है, इसकी कोई गारंटी नहीं है। जी, जो प्रचलित मान्यता है अभी तक की पिछले 6 महीने के चुनाव के दौरान की पॉलिटिकल एक्टिविटी की, उसके अनुसार भाजपा आलाकमान दिल्ली में बैठा हुआ दोनों को निपटाना चाहता है। अशोक गहलोत को भी निपटाना चाहता है, वो सत्ता में ना आए वापस, ये एक टारगेट। जी, दूसरा टारगेट उनका ये भी है कि वसुंधरा राजे के हाथ में सत्ता ना देनी पड़े, ऐसा लगता है। और लेकिन पहली लिस्ट में जो बगावत हुई तो उसकी वजह से बाद में दोनों लिस्टों में उन्होंने कंप्रोमाइज़ किया। लेकिन वसुंधरा राजे को ये संदेश अभी तक नहीं मिला है मेरे हिसाब से, मेरी जानकारी के अनुसार, जी, कि आपको सरकार बनाने की कोई पहल करनी है। वो काम फिर से अरुण सिंह प्रदेश के प्रभारी महासचिव हैं और सीपी जोशी जो अध्यक्ष हैं, प्रदेश अध्यक्ष, उन्हीं को सौंपा गया है। जी, और इसका मतलब ये आलाकमान अपने हाथ में सारे सूत्र रखना चाहता है, किसी की पॉलिटिकल लीडरशिप को रिकॉग्नाइज नहीं करना चाह रहा राजस्थान के संदर्भ में, जी, कि आप सर्वे सर्वा हैं, आप ताकतवर हैं, आप लोग जुटा सकती हैं, आप जुटा के दिखाइए, आप बताइए, ताकत दिखाइए, संपर्क को इस्तेमाल किए, नथिंग लाइक दैट। जी, जो संपर्क हैं लोगों को जुटाने में, सरकार को बनने से रोकने में, किसी पार्टी की बनी हुई सरकार को गिराने में, वो सब महारत आलाकमान में के पास जो लोग हैं उनके पास है। इसलिए दे डोंट नीड वसुंधरा राजे इन माय ओपिनियन। वसुंधरा राजे के कैलिबर पर, उनके संपर्क पर, उनकी लोकप्रियता पर मैं कोई सवाल नहीं खड़ा कर रहा हूँ। जी, वो है पूरे राजस्थान में, चुनाव में देखा हमने, 45 सीटों पर गई वो, ज़बरदस्त अभियान चलाया उन्होंने। लेकिन ये इंपॉर्टेंट बात है कि आला कमान की नज़र में ये नहीं है कि अभी मेरे हिसाब से जी, कि बहुमत जुटाने का काम अगर जरूरत पड़ जाए तो वसुंधरा राजे को सौंपा जाए। बहुमत जुटाने का काम आला कमान खुद करना चाहता है, अपनी शर्तों पर, अपने तरीके से। और मैं ये बताना चाहता हूँ कि वसुंधरा राजे देवदर्शन यात्रा पे निकली हैं। जी, मतदान के बाद त्रिपुरा सुंदरी जाके आई हैं। जी, दतिया त्रिपुरा सुंदरी में उनकी आस्था है। आज गणेश जी के मंदिर गई थी, मोती डूंगरी गणेश जी के मंदिर सुबह, जी, वहाँ से चली गई मेहंदीपुर बालाजी। जी, तो वो देवताओं से आशीर्वाद लेने। आशीर्वाद ले रही हैं जी, कि उन्हें मौका मिले, और वो मौका मिले तो साबित करके दिखाएं अपने आप को। पर महंत बालक नाथ, सांसद अलवर के, जो तिजारा से विधानसभा चुनाव लड़ रहे हैं, हिंदू मुस्लिम हो गया वहाँ चुनाव, जी, 87-88% वोट पड़े हैं। जी, इसलिए सर्वाधिक मतदान। हाँ, इसलिए महंत बालकनाथ आज गए हैं बीएल संतोष से मिलने दिल्ली, ऐसा सुनने में आया है। जी, बीएल संतोष व्यक्ति वो हैं जो एक तरह से आरएसएस और बीजेपी के बीच की कड़ी हैं और राष्ट्रीय महासचिव है, संगठन महासचिव। जी, तो जो कुछ भी आरएसएस को कन्वे करना होता है या पॉलिटिकली जो बात आती है उसका निचोड़ निकाल कर आरएसएस को कन्वे करना होता है, वो बीएल संतोष करते हैं। जी, इसलिए महंत बालकनाथ की मुलाकात बहुत इंपॉर्टेंट है। और ये भी वो कोई एक भगवा संकेत चेहरा, है? जी, भगवा चेहरा आएगा तो 2024 के लोकसभा चुनाव में शायद जी, भाजपा के अधिक काम आए वो औरों के मुकाबले, ऐसा लगता है। और उनका नॉमिनेशन फाइल कराने जिस तरह योगी आदित्यनाथ आए,
एक मुख्यमंत्री एक सांसद को विधायकी का नॉमिनेशन फाइल कराने के लिए आए, जी। ये छोटी घटना नहीं थी। बिल्कुल जी जी सर। इसके अलावा देखा जाए तो सर जो फाइट है कांग्रेस और बीजेपी पूरे प्रदेश में ओवरऑल देखा जाए, लेकिन कई सीटें ऐसी हैं जहां पर मुकाबला त्रिकोण भी हो गया है, चतुष्कोण भी हो गया है। ऐसे में जो सीटें हैं जो फंसी हुई है त्रिकोण में, जिनको शायद एग्जिट पोल भी आइडेंटिफाई नहीं कर रहे हैं, लेकिन वो काफी इंपॉर्टेंट है अपने आप में और वो कहीं न कहीं नतीजों को प्रभावित करेंगी। आपका क्या मानना है सर? बिल्कुल निश्चित तौर पर, जैसे भीलवाड़ा का शाहपुरा, कैलाश मेघवाल निर्दलीय हैं, जी चुनाव लड़ने में सिद्धस्त हैं, 90 साल की उम्र है, लेकिन वो कहते हैं 90 साल की उम्र 90,000 जीतूंगा। उनके सामने दोनों प्रत्याशी कांग्रेस बीजेपी के ऐसे अभी नहीं है कि वो चुनाव लड़ना उस तरह जानते हो जिस तरह कैलाश मेघवाल जानते हैं। अब जनता के मन में क्या है, जिला बनाया उन्होंने शाहपुरा को, जी तो इसलिए वो उसका बेनिफिट है उनके पास। ऐसे ये शाहपुरा, जयपुर के पास वाला शाहपुरा, यहाँ पे मनीष यादव छात्र संघ के पूर्व अध्यक्ष राजस्थान विस्तार फिर लड़ रहे हैं। उनके सामने आलोक बेनीवाल निर्दलीय हैं, जो कि निर्दलीय रहते हुए उन्होंने कांग्रेस समर्थन देकर सरकार बचाने में योगदान दिया था, पर पार्टी टिकट नहीं मिला, तो फिर से लड़ाई इन दोनों के बीच है। उपेन्द्र यादव जो बेरोजगार महासंघ के अध्यक्ष हैं, उनको भाजपा, पता नहीं भाजपा के मेंबर भी थे या नहीं थे, मेरे को तो पता नहीं है जी, तो वो उनको ले आई त्रिकोण बनाने के लिए। लेकिन उस त्रिकोण में भी मुख्य टक्कर में इस शाहपुरा में भी निर्दलीय और उस शाहपुरा में भी निर्दलीय है। जी ऐसे चित्तौड़गढ़ की बात है, चंद्रभान आख्या ने बिल्कुल त्रिकोण बना रखा है, बहुत जबरदस्त चुनाव लड़ा है। चित्तौड़गढ़ के लोगों ने ऐसा चुनाव अपने जीवन में नहीं देखा जैसा चुनाव चंद्रभान आख्या ने लड़ा है। जी ये स्थिति भीलवाड़ा की है। भीलवाड़ा में आरएसएस और बीजेपी वर्टिकली डिवाइड हो गई है और एक निर्दलीय गौ भक्त अशोक कोठारी को लेकर के वो मैदान में आ गए हैं और 10-10 हज़ार लोगों की रैली निकाली भीलवाड़ा के लोगों ने। जी और बहुत सारे बूथ बीजेपी के खाली देखे गए, जो बीजेपी का गढ़ है, 15 साल से बीजेपी लगातार जीत रही है उस कॉन्स्टिट्यूंसी में, ये बड़ी बात है। जी उधर में कांग्रेस में भी ऐसी बात है, कई जगह वीरेंद्र बेनीवाल लूणकर में लड़ रहे हैं, जी वो बागी हैं, राकेश बोयत बागी हैं, बूंदी में किशोराय पाटन में जी जिला प्रमुख रह चुके हैं, उनकी बगावत कांग्रेस को भारी पड़ सकती है। यहाँ पर नवलगढ़ जैसी जगह पे जहाँ 3 बार से राजकुमार शर्मा निर्दलीय भी जीते, बसपा से भी जीते, कांग्रेस से भी जीते, ऐसे बड़े दिग्गज संकट में आ गए हैं। ऐसे कई जगह पर जहाँ जी 3 बार से आख्या जीत रहे या 2 बार से जीत रहे, मतलब अवैध गढ़ माने जाते हैं बीजेपी के, वहाँ पर जी भीलवाड़ा में जिसको अवैध गढ़ मानते हैं बीजेपी का, वहाँ पर स्थिति त्रिकोण संघर्ष की वजह से विपरीत हो गई है। जी या कांग्रेस में दादा रामगढ़, जिसमें कहते हैं कि विधायक और उनके पिताजी 8 बार जीते 10 चुनाव में से, जी वहाँ पर विधायक की पत्नी रीटा सिंह खड़ी हो गई जेजेपी से, जी और बीजेपी का फिर कैंडिडेट है सीपीएम के अमरा राम फिर से हैं, जी जो पहले एमएलए रह चुके इस सीट से, जी तो वहाँ त्रिकोणीय चतुष्कोणीय संघर्ष हो गया है। ऐसी बहुत सारी सीटें हैं जिन पर त्रिकोण चतुष्कोण होने की वजह से, जी बांसुर में हो गया शकुंतला रावत के सामने देवी सिंह शेखावत बीजेपी से लड़ रहे हैं, जो पिछले चुनाव में 50,000 के आसपास भीलवाड़ा में वोट लाए यूनुस खान थे। चुनाव हाँ। लड़ रहे हैं। और वहाँ पे रोहिताज शर्मा आ गए बांसुर में जी आज़ाद समाज पार्टी से, जो पूर्व मंत्री रह चुके हैं वसुंधरा सरकार में, जी भैरव सिंह शेखावत की सरकार में। यूनुस खान लड़ रहे हैं डीडवाना से, त्रिकोण बना रहे हैं। जी ऐसी जगह जगह पर पुष्कर में त्रिकोण बन रहा है। डॉक्टर सी गोपाल बायती भाई लड़ रहे हैं पुष्कर में, जो पूर्व विधायक रहे हैं पुष्कर के, अजमेर से 2 बार कांग्रेस टिकट चुनाव हारे थे, वो हो गए हैं। तो पर यहाँ मैं कहना चाहता हूँ कि श्री गोपाल बायती चुनाव लड़ रहे हैं तो खुद जीतेंगे या कांग्रेस उनकी वजह से जीत जाएगी, क्योंकि नसीम अख्तर इंसाफ है वहाँ पे, तो उनके खड़े होने से भाजपा के प्रत्याशी जो 2-3 बार से एमएलए हैं सुरेश रावत, वो हिंदू मुस्लिम नहीं कर पा रहे चुनाव, जी तो बिल्कुल भाजपा को बेनिफिट नहीं मिल रहा। इसी तरह ब्यावर में हिंदू मुस्लिम नहीं हो पा रहा चुनाव, और जो कांग्रेस के बागी है वो बीजेपी को फायदा पहुंचा रहे हैं, बीजेपी के बागी है जो कांग्रेस को फायदा पहुंचा रहे हैं। जी बिल्कुल ऐसी कई जगह है, मैं जानता हूँ मसूदा में है, आसीन में है, तो यहाँ बहुत के सारी परिणाम जगह है। कुछ भी आ सकते कुछ भी आ सकते हैं, बिल्कुल। और ये नहीं कह सकते आपकी भाजपा का बागी खड़ा हो गया तो भाजपा को नीचे ले आएगा, हैं। जी उसकी वजह से कांग्रेस भी नीचे आ सकती है। ब्यावर में देख रहा हूँ मैं, जी और मसूदा में देख रहा हूँ कांग्रेस का बागी बीजेपी को फायदा उठा रहा है कहीं पे, तो बीजेपी का बागी कांग्रेस को फायदा दे रहा है। कई जगह ऐसा गड़बड़ हो गया है। जी परमिटेशन कॉम्बिनेशन अपने हिसाब से कॉन्स्टिट्यूंसी वाइज बनते हैं, जाति समीकरण बनते हैं, किसको टिकट मिला, किसका काटा गया, जिसका काटा गया उसका व्यक्तिगत व्यवहार क्या है, कैलिबर क्या है, पैसा कितना लगाया उसने, उसके पास चुनाव चिन्ह किस पार्टी का है, वगैरह वगैरह। बहुत सारी बातें हैं जिनको कंसीडर एग्जिट पोल नहीं कर पाता,
इसलिए मैं कह रहा हूं कि जो तीसरा मोर्चा है, जी जिसको पिछली बार 26 सीटें मिली थी, मोर्चा तो नहीं था, वो बिखरे बिखरे थे, फिर भी 26 लेकिन सीटें मिली 26 सीटें थी। 200 में से, जी और आधा % वोट के अंतर से कांग्रेस 27 सीटें बीजेपी ज्यादा लाई थी। ये 2 टिकलिश पॉइंट हैं, बहुत ऐसे कठिन बिंदु हैं जी जिनको दृष्टिगत रखते हुए आप अगर आज के चुनाव को देखोगे उस परिवेश में, उस परिप्रेक्ष्य में, जी तो आपको लगेगा कि वाकई कंफ्यूजन की स्थिति है। जी और हो सकता है कोई मिरेकल हो, क्लीन स्वीप आ जाए किसी पार्टी का, लेकिन मुझे नहीं लग रहा कि, क्योंकि न तो कांग्रेस ने इतना खराब चुनाव लड़ा है, जी गहलोत ने अपने आप को स्तंभ की तरह खड़ा किया और मोदी के सामने एक अपने आप को आइकॉन बनाने की कोशिश की। मोदी एक आइकॉन तो है ही पहले से, तो 2 आइकॉन आमने सामने हो गए। वसुंधरा राजे या किसी और को बीजेपी ने अपना चेहरा नहीं बताया, जी तो उसको चेहरा नहीं बताने के फायदे भी और नुकसान भी, वो सारी बातें इतनी सारी ऐसी आई हैं। एक बात जरूर मैं कहना चाहता हूँ, अशोक गहलोत ने जी बहुत अच्छा काम पार्टी, उनकी पार्टी के लिहाज से, जी उनकी पार्टी के लिहाज से, वो जो सचिन पायलट के साथ उनके रिश्ते थे, जी खटास थी, विद्रोह था, जो भी था, सरफेस पे नहीं आने दिया पूरे चुनाव में। बिल्कुल। और उन्होंने सचिन पायलट के इच्छुक हर व्यक्ति को चुनाव लड़ने के लिए टिकट देने में कोई ऐतराज नहीं किया। जी तो वो जो लोग उम्मीद लगा के बैठे थे बीजेपी के कि सचिन पायलट लड़ेंगे, झगड़ेंगे टिकटों में, और इनकी कुर्ते जो लड़ाई फटेंगे, है उसका वो फायदा नहीं मिल हुआ। जाएगा। हाँ, वो नहीं होने दिया उन्होंने। एक मैच्योरिटी दिखाई। इसके अलावा सीपी जोशी के जितने वो टिकट जहाँ जिन लोगों को दिलाना चाहते थे, या भंवर जितेंद्र सिंह दिलाना चाहते, कोई अशोक गहलोत ने अपने मंच पर, पार्टी के मंच पर कोई झगड़ा, विवाद, विघटन दिखने नहीं दिया मीडिया को या जनता को। ये उन्होंने बहुत ही बखूबी किया इस काम को। ये एक पॉलिटिकल मैच्योरिटी का काम उन्होंने दिखाया जी और खुद उन्होंने इतनी मेहनत की है और जिसका कोई मिसाल नहीं है। सुबह से शाम तक कितनी जगह यात्राएं की, कितना सभाएं की। जी तो कांग्रेस ने बहुत अच्छा चुनाव लड़ा है, इसलिए मुझे लगता नहीं कांग्रेस इतनी नीचे चल जाएगी कि बीजेपी एक तरफा जी जीत हासिल करे, ऐसा मुझे नहीं लग रहा। और बीजेपी में चूंकि 6 लोगों को माना जा रहा था मुख्यमंत्री का प्रत्याशी, राजेंद्र राठौड़ भी थे, लोग मानते थे कि महेंद्र बालकनाथ भी हैं और हमारे गजेंद्र सिंह शेखावत भी हैं, सतीश पूनिया को भी लोग इस कंसीडर करते थे इस मामले में। जी तो ऐसे 5-6 लोगों को मुख्यमंत्री दावेदार मानते थे। तो एक नायक, प्रादेशिक नायक, जिसको प्रमोट किया जाए, जो दिखे लोगों को, जिसके नाम पर लोग माने कि ये व्यक्ति अब सत्ता पे, सिंहासन पे काबिज होगा, उसके अपने वोट, उसके अपने चेहरे के वोट वो नहीं थे, वोट मोदी के चेहरे के थे, मोदी के नाम के थे, देशभक्ति के थे, हिंदुत्व के थे, राष्ट्र गौरव के थे। और सामने तरफ 100 यूनिट बिजली फ्री, 500 रुपये का सिलेंडर, लैपटॉप देने की छात्रों को घोषणा, अंग्रेजी स्कूल, 2 रुपये किलो गोबर खरीदना, 25 लाख का चिरंजीवी बीमा, 50 लाख का करने की घोषणा, ऐसे 7 गारंटियाँ और दूसरी पहले की 10 गारंटियाँ। तो एक तरफ व्यक्तिगत और पारिवारिक जीवन को संवारने के प्रयास और संकल्प को लेकर खड़े अशोक गहलोत, और दूसरी तरफ राष्ट्रीय गौरव, हिंदुत्व और जय श्री राम करते हुए राम मंदिर बनाने वाले मोदी, प्रधानमंत्री मोदी और उनके नेतृत्व बीजेपी। जी अब ये देखना है कि ये इमोशनल उद्वेलन जी और आत्मगौरव और राष्ट्रीय गौरव का प्रश्न और व्यक्तिगत पारिवारिक जीवन में संतुष्टि प्रदान करने वाले उपाय, कोशिशें, योजनाएं, इनके बीच एक टकराव हुआ है राजस्थान में। मैं हमेशा से कह रहा हूं, ये राजस्थान लोकतंत्र की एक प्रयोगशाला बन गया है। इस प्रयोगशाला में ये टकराव हुआ है। अब इसमें इमोशनल वैल्यूज जीतती हैं या पर्सनल लाइफ में जो वैल्यू मिल रही है सरकार से लोगों को, जी। रिलीफ मिल रहा है जी वो जीतता है। इससे देश के राजनीतिक रास्ते की दशा और दिशा तय होगी। राजस्थान एक नई दिशा देश की राजनीति को दे सकता है इस मौके पर, इस चुनाव के जरिए, इस चुनाव के नतीजों के जरिए, ये कहना चाहता हूं मैं। जी बिल्कुल। चलिए, हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया सर। तो ये थे जाने माने राजनीतिक विश्लेषक अनिल लोढ़ा जी, जिन्होंने बताया कि ये चुनाव काफी रोचक होगा और इसका परिणाम भी काफी रोमांच करने वाला होगा, रोमांचित कर देने वाला ये चुनाव परिणाम सामने आ सकता है। फिलहाल इस खास पेशकश में इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।